हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। सो आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे जो आइसोथर्मल ये जो शब्द है, ये शब्द बना है दो शब्दों से। एक है आइसो, ओके, और दूसरा है थर्म। आइसो और थर्म या फिर थर्मल। ओके, आइसो थर्मल। सो आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है आपके सिस्टम का वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है आइसोथर्मल, वही आपको इसकी डेफिनेशन भी बताता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस, आपके सिस्टम का जो भी टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है। सो ए प्रोसेस इन विच चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में आपका जो सिस्टम है, उस आपके सिस्टम में उसका जो प्रेशर है वो चेंज होता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है, पर उसका जो टेम्परेचर रहता है वो होता है कांस्टेंट। तो ऐसी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अगर कांस्टेंट है तो उसमें जो भी चेंज रहेगा वो रहेगा ज़ीरो। ओके, इफ़ इनिशियल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू, ओके, ऑफ द टेम्परेचर, तो जो भी आपके सिस्टम का टेम्परेचर है इनिशियल और फाइनल, अगर दोनों सेम है तो इनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा ज़ीरो। तो ऐसे सिस्टम के लिए आइसोथर्मल, जो सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस शो कर रहा है, ऐसे सिस्टम के लिए टेम्परेचर की जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो होता है ज़ीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। ओके, हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। दिस इज़ पॉसिबल when a system is in good thermal contact with its environment। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कब पॉसिबल है कि जब आपका जो सिस्टम है वो उसकी जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग होगी और वो कांटेक्ट होगी एक गुड थर्मल कांटेक्ट के साथ। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका सिस्टम। ओके, लेट मी यूज़ अनदर कलर। तो समझ लीजिए ये हो गया आपका सिस्टम मीन्स आप जानते हैं सिस्टम मीन्स हम एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं, उसमें लगा होता है एक मासलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन और इसके अंदर आपकी गैस भरी हुई होती है। ओके, आपका पिस्टन जो है वो आगे पीछे की तरफ मूव करता है और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक सोर्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, लेट मी यूज़ दिस कलर लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा सोर्स ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि कोई बर्नर लगा दिया हमने। ओके, तो ये बर्नर यहाँ पे एनवायरनमेंट का काम करेगा, जो हीट प्रोवाइड करेगा आपके सिस्टम को बाहर से। ओके, तो आपका जो भी सिस्टम है वो कांटेक्ट में चाहिए एक अच्छे थर्मल कांटेक्ट के साथ। ओके, तो एंड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम, और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो भी टेम्परेचर है, आपका जो टेम्परेचर है वो या फिर हीट जो है, ओके, जो हीट जो है वो आसानी से आपके सिस्टम के अंदर जानी चाहिए और बाहर भी आनी चाहिए। ओके, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। ओके, ऐसा बोल सकते हैं हम। इज़ एक्सट्रीमली स्लो, और ये जो प्रोसेस है होती है यहाँ पर टेम्परेचर के हीट के एनर्जी के अंदर आने की और फिर बाहर जाने की, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो चाहिए। ओके, दैट थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ मेंटेन थ्रू आउट द चेंज। सो इसी के कारण क्या होगा, अगर ये जो प्रोसेस है हीट के अंदर आने की और बाहर जाने की, अगर ये प्रोसेस अगर स्लो है तो आपका जो भी सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। ओके, अब इसकी जो एग्जांपल है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें आपके सिस्टम का टेम्परेचर मीन्स यहाँ पे आइस आपका सिस्टम है। ओके, तो आइस का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ क्या होता है, फाइनली मैच होता है। तो क्या होता है वहाँ पे कि आपका जो आइस है वो टेम्परेचर लेता है आपके एनवायरनमेंट से, ओके, सराउंडिंग से, और फिर वो मेल्ट होता है। ओके, सो दैट प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस। ओके, आइस डज नॉट मेल्ट इंस्टेंटली कोई भी आइस मेल्ट नहीं होता। ठीक है, ओके, तो दैट प्रोसीजर ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस
नन ऑफ द क्वांटिटी Q एंड W इज़ ज़ीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हीट एनर्जी, जो भी बाहर से आने वाली हीट एनर्जी है, ओके, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। और जो वर्क डन होता है आपके सिस्टम का, ओके, ऑन द सराउंडिंग, ओके, तो ये भी कभी ज़ीरो नहीं होता। एक तो ऑन द सराउंडिंग भी बोल सकते हैं, पिस्टन अगर बाहर की तरफ मूव हो तो उस आपका सिस्टम काम करेगा सराउंडिंग के ऊपर, दैट विल बी द पॉजिटिव वर्क डन। और अगर आपका पिस्टन पीछे की तरफ मूव होता है, ओके, अंदर की तरफ, मीन्स आपकी गैस कंप्रेस होती है, तो आपका सराउंडिंग आपके सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, दैट विल बी द नेगेटिव वर्क डन। पर वो ज़ीरो नहीं रहेगा दोनों के केसेस में, ओके, हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। फॉर एन आइसोथर्मल चेंज टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल चेंज में जो भी टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट है आपके सिस्टम में, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, ओके, वो हर बार कांस्टेंट नहीं रहती, ये भी बोल सकते हैं हम। क्योंकि क्या हो रहा है, आपके सिस्टम में बाहर से हीट आ रही है, ओके, ये हो गया आपका सिस्टम। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, ओके, तो आपके सिस्टम में कुछ तो भी इसमें ऑलरेडी हीट होगी, ओके, समझ लीजिए Q हो गई, और बाहर से आएगी हीट यहाँ पे, समझ लीजिए Q डैश। तो यहाँ पे जो हीट है आने वाली बाहर से, वो कंटिन्यू आती रहेगी, तो जो भी टेम्परेचर रहेगा आपके सिस्टम का, वो कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा, ओके। तो इसमें जो भी हीट आ रही है बाहर से, ओके, उसकी क्वांटिटी, क्योंकि बाहर से कंटिन्यू हीट आ रही है आपके सिस्टम के अंदर, इसके कारण जो भी अमाउंट ऑफ हीट है आपके सिस्टम के अंदर, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब थर्मोडायनामिक जो भी हमारी जो भी थर्मोडायनामिक्स है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस के, वो हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन एन आइसोथर्मल चेंज। ये चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी टेम्परेचर है हमारे सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, ओके। तो फिर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और सिंपली हम उसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हम ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। अब समझ लीजिए कि PI हो गया इनिशियल प्रेशर आपके सिस्टम का, और VI हो गया इनिशियल वॉल्यूम, PF हो गया फाइनल प्रेशर, और VF हो गया फाइनल वॉल्यूम, ओके। तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेज को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। PI और VI हो गई हमारी इनिशियल स्टेट सिस्टम की, और PF और VF हो गई फाइनल स्टेट हमारे सिस्टम की, ओके। ये दोनों ये वेरिएबल्स हमारी फाइनल और इनिशियल स्टेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए कॉमा, ओके। तो जो भी आइसोथर्मल चेंज से, अगर हमारा सिस्टम आइसोथर्मल चेंज से गुजर रहा है, तो वहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लीकेबल होगा। इसका मतलब PI VI, ओके, यहाँ पे ये नहीं चाहिए कॉमा, PI VI का जो भी प्रोडक्ट है वो सरीखा रहेगा PF VF से, ओके, दैट प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब हम कंसिडर करेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन हमारी आइडियल गैस का, ओके। तो समझ लीजिए जो इनिशियल वॉल्यूम था वो था VI हमारी गैस का, और जो फाइनल वॉल्यूम था वो था VF, ओके। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, ओके, ये पिस्टन लग गया यहाँ पे, और ये होगी गैस, ओके। तो ओके, जो अब शुरुआत में हमारा जो सिस्टम था उसका जो भी वॉल्यूम था, ओके, वो समझ लीजिए हम ले लेते हैं VI, ओके। शुरुआत में जो वॉल्यूम था वो था VI। अब क्या होगा कि अगर समझ लीजिए हमारा पिस्टन बाहर की तरफ मूव हुआ, तो जो वॉल्यूम है हमारी गैस का वो चेंज हो जाएगा, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा VF यहाँ पर, ओके। तो वॉल्यूम अगर चेंज हुआ तो पिस्टन आगे की तरफ मूव हुआ, और पिस्टन अगर आगे की तरफ मूव हुआ तो उसने कुछ तो भी वर्क डन किया। तो इस वर्क डन का जो भी फॉर्मूला है वो है ये, ओके। तो समझ लीजिए कि हमारा पिस्टन एकदम उसमें जो वॉल्यूम का चेंज हुआ वो बहुत छोटा है, ओके। दैट समझ लीजिए हमारा जो वॉल्यूम है वो DV से चेंज हुआ, ओके, फॉर एग्जांपल। तो DV से हमारा वॉल्यूम अगर चेंज हुआ है एकदम छोटे से इससे, ओके, वॉल्यूम में बहुत छोटा सा चेंज है, तो उस छोटे से चेंज के लिए जो वर्क डन होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। तो वो छोटा सा वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला आएगा dW इज इक्वल्स टू P dV, ओके। तो छोटे से वॉल्यूम के चेंज के लिए छोटा सा वर्क डन, ओके। तो अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें टोटल वॉल्यूम का चेंज कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो भी वॉल्यूम है हमारे सिस्टम का, ओके, तो पहले समझ लीजिए वॉल्यूम इतना था, ओके, फिर DV से बड़ा इतना, फिर DV से बड़ा इतना, फिर DV से बड़ा इतना,
और ऐसे करते करते हमें फाइनल वॉल्यूम मिल गया। तो इनिशियल वॉल्यूम था हमारा वी आई, और फिर हम इसमें वी आई प्लस डी वी, फिर से वी आई प्लस 2 dV, वी आई प्लस 3 dV, ऐसे करते करते ऐड करते जाएंगे dV dV, तो हमें आखिर में मिलेगा वी एफ, ये वॉल्यूम। ओके, तो जो भी वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है वी आई से लेके वी एफ तक, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो जो भी टोटल वॉल्यूम आएगा यहाँ पर, हमें अगर टोटल वर्क डन निकालना है, ओके, एक्सपांशन के लिए फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी आई, ओके, टू द फाइनल वॉल्यूम वी एफ, अगर उसके लिए हमें वर्क डन निकालना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। और हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, और यहाँ पे जो लिमिट्स जाएगी हमारे चेंज इन वॉल्यूम की वो रहेगी वी आई से लेके वी एफ तक। ओके, वी आई से लेके वी एफ तक। अब हमें पता है एक फार्मूला जो कि है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो इस फार्मूले से हम पी का फार्मूला बना सकते हैं, वी को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो आएगा एन आर टी बाई वी। अब इसे हम पुट करेंगे हमारे इस इक्वेशन में। ओके, तो पी की वैल्यू यहाँ पुट की, तो एन जो है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, आर जो है वो कांस्टेंट है, ओके, दैट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये तो टी वी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो एन आर टी जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन में रहेगा। तो जो भी हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, W इज इक्वल्स टू, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू एन आर टी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ डी वी बाय वी। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है डी एक्स का जो भी 1/x का जो भी इंटीग्रेशन है वो आता है log टू द बेस ई एक्स, log टू द बेस ई एक्स। आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन का फार्मूला है ये। ओके, और log टू द बेस जो ई है, log टू द बेस ई जो है उसे हम लिख सकते हैं ln भी। तो जो ln है इसका मतलब होता है log टू द बेस ई। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमने जब इंटीग्रेशन लिया तो जो इंटीग्रेशन आएगा हमारा, जो इंटीग्रेशन वाला हिस्सा है उसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा log टू द बेस ई, ओके, ln, दैट इज़ ln ऑफ v। और यहाँ पे ऊपर रहेगी हमारी अपर लिमिट और नीचे रहेगी हमारी लोअर लिमिट, और बस हमें एक एक करके इसको पुट करना है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू आएगा एन आर टी इंटू ln ऑफ, सबसे पहले अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो ln ऑफ v के जगह हम पुट करेंगे ln ऑफ वी एफ, माइनस करेंगे यहाँ पर, और फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे हमारे फंक्शन में, तो ये आएगी ln ऑफ वी आई। ओके, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन आएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू एन आर टी ln ऑफ वी एफ माइनस ln ऑफ वी आई। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी इज इक्वल्स टू log ऑफ ए बाय बी। ओके, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, बस हमें यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो ये हो गया log ऑफ ए, समझ लीजिए, ये हो गया log ऑफ बी, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ ए बाई बी, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ वी एफ माइनस log ऑफ वी आई इज इक्वल्स टू आएगा log ऑफ वी एफ बाय वी आई। तो ये हो गया हमारे वर्क डन का इक्वेशन, ओके, एट आइसोथर्मल ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू आएगा हमारा फॉर्मूला एन आर टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ वी एफ बाय वी आई। ओके, तो ये है वर्क डन का फॉर्मूला ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। अब हम ये चीज़ ऑलरेडी पता है हमें कि आइडियल गैस जो होती है वहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जितनी ज़्यादा हीट कंटेंट रहेगा आपके गैस का, उतनी ज़्यादा उसका टेम्परेचर रहेगा, और जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रेजेंट रहेगी गैस में, उतनी ज़्यादा वहाँ पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से ही हम उसकी इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निर्भर करती है टोटल अमाउंट ऑफ हीट के ऊपर, और उसी के ऊपर निर्भर करता है हमारे और उस जो भी हीट है क्वांटिटी की, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर। सो ज़्यादा इंटरनल एनर्जी मीन्स ज़्यादा मॉलिक्यूल की मोशन,
या फिर ज़्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब ज़्यादा हीट एनर्जी वहाँ पे रहेगी आपके सिस्टम में, और जब ज़्यादा हीट एनर्जी रहेगी इसका मतलब जो टेम्परेचर आपके सिस्टम का वो भी ज़्यादा होगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रिमेंस कांस्टेंट। तो जो भी हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है, ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है आपके इस आइडियल गैस की वो कांस्टेंट रहती है। अब कांस्टेंट कैसे रहती है? आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है आपकी गैस का, ओके, जो टेम्परेचर है आपकी गैस का ये होता है कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो बॉडी की जो अभी आपका सिस्टम है उसमें मौजूद जितनी भी हीट है वो भी कांस्टेंट होगी। ओके, अगर हीट एनर्जी कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। ओके, दैट इज़ आल्सो कांस्टेंट। और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? दैट इंटरनल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है मीन्स उसके अंदर का चेंज भी जो है वो रहेगा ज़ीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण जो भी इंटरनल एनर्जी होती है आपकी गैस की वो भी कांस्टेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल एनर्जी में टेम्परेचर के साथ साथ जो इंटरनल एनर्जी है आपके सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है। मीन्स चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो हो भी रहता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो रहता है। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो कि कहता है कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो जो भी हीट एनर्जी हम बाहर, इसका मतलब होता है कि जो भी हीट एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं वो खर्च होगी हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और कुछ हीट एनर्जी खर्च होगी वर्क डन में। पर यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर ज़ीरो है तो हमारा जो इक्वेशन की ये जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा Q इज इक्वल्स टू W। अब Q इज इक्वल्स टू W आया। वर्क डन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे। ओके, ये है हमारे वर्क डन का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला था nRT इंटू लॉग ऑफ VF/VI। तो ये फार्मूला था हमारे वर्क डन का। लेकिन अब हमने जो भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो जब लगाया आइसोथर्मल प्रोसेस को तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं सिस्टम को वो बराबर है वर्क डन के। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला फिर हीट एनर्जी का रहेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी हीट एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, वो बराबर है वर्क डन के। और वर्क डन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो जो फॉर्मूला वर्क डन का रहेगा वही फॉर्मूला हमारे हीट एनर्जी का रहेगा जो हम बाहर से हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो कंक्लूजन हम निकालेंगे यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि thus the heat transfer to the gas is completely converted into work done. Okay, that is expansion of the gas. तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस के टाइम आप जो भी हीट एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करते हो अपने सिस्टम को वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में। और वो वर्क डन कैसा होता है? दैट वर्क डन उस जिसमें आपकी गैस क्या होती है? एक्सपांड होती है। ओके, दैट इज़ पॉजिटिव वर्क डन। ओके, अब नेक्स्ट ओके, अब नोट देखते हैं कुछ। तो जो भी हमारा इक्वेशन 4 है, ओके, ये इक्वेशन 4 से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो भी हमारा इक्वेशन 4 है, इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन द गैस एब्जॉर्ब हीट इट डज पॉजिटिव वर्क एंड इट्स वॉल्यूम एक्सपांड। तो जब भी हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 से हमें क्या दिखता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि हमारी जो गैस है वो हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब करती है तो ऑब्वियसली जो भी वर्क होगा वहाँ पर वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपकी जो गैस है वो एक्सपांड होगी। पिस्टन आगे की तरफ पिस्टन जो है आपका, ओके, ये जो पिस्टन है आपका ये बाहर की तरफ मूव करेगा। ओके, तो पिस्टन अगर बाहर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे जो भी वर्क डन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और आपकी गैस जो होगी वो एक्सपांड होगी। मीन्स जो फाइनल वॉल्यूम है, जो भी आपका फाइनल वॉल्यूम है गैस का वो बड़ा रहेगा आपके इनिशियल वॉल्यूम से। ओके, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब इसमें दूसरी केसेस भी हो सकती है कि अगर समझ लीजिए कि हमारी गैस कंप्रेस हो रही है, मीन्स हमारा जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ मूव हो रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम जो रहेगा वो रहेगा ज़्यादा फाइनल वॉल्यूम से। तो इनिशियल वॉल्यूम जो अगर ज़्यादा रहेगा फाइनल वॉल्यूम से, जो यहाँ पे जो वर्क डन रहेगा
वो आपका सराउंडिंग आपके सिस्टम के ऊपर कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो कॉम्प्रेशन हो तो नेगेटिव वर्क डन और एक्सपांशन हो तो पॉजिटिव वर्क डन। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड विद द आइसोथर्मल प्रोसेस, any change of phase occur at constant temperature and therefore it is an isothermal process। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जहाँ पे जो चेंज इन फेज़ हो रहा है वो हो रहा है, समझ लीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस ही कहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने हमारे आइस का एग्जांपल देखा। ओके, तो जो हमारा आइस है, जो आइस है हमारा, ओके, इट इज़ अ सॉलिड। जो भी आइस होता है वो होता है सॉलिड। ओके, तो और ये कन्वर्ट होता है लिक्विड में। ओके, तो ये फेज़ है हमारा सॉलिड, ये फेज़ है हमारा लिक्विड। ओके, ये फेज़ हो गया हमारा लिक्विड। यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी फेज़ है हमारे इसका, हमारे सिस्टम का, वो चेंज हो रहा है। पहले हमारा सिस्टम सॉलिड में था, अब वो हो गया लिक्विड। लेकिन जो टेम्परेचर है यहाँ पर, ये इस प्रोसेस में जिसमें हमारा जो आइस है वो कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें इसका फेस चेंज हो रहा है। ओके, वो सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो सिस्टम पहले सॉलिड स्टेट में था, ओके, और फिर वो लिक्विड स्टेट में चला गया, तो फेस चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस ही कह सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके सिस्टम का जो फेज़ है वो सेम ही रहे। ओके, तो वो चेंज भी हो सकता है हमारी प्रोसेस के दौरान। ओके, नेक्स्ट फिगर शोज द पीवी डायग्राम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड एज आइसोथर्म। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो पीवी डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ की है, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस की पीवी डायग्राम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा इनिशियल फेज़, ये हो गया हमारा फाइनल फेज़। ओके, तो इनिशियल फेज़ में हमारा जो प्रेशर था वो था पी आई, और जो यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो था वी आई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम हमारा था कम और प्रेशर था ज़्यादा। ओके, फिर क्या हुआ, हमारा जो भी सिस्टम है वो उसने एक्सपांशन दिखाया, मतलब हम ए से बढ़े बी की तरफ। तो क्या हुआ, जो वॉल्यूम की जो वैल्यू थी अब वो हो गई है वी एफ, और जो प्रेशर है वहाँ पर वो हो गया है पी एफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जो प्रेशर है वो हो रहा है डिक्रीज़। ओके, तो ये जो कर्व है यहाँ पर हमारी, ओके, ये जो कर्व है, हम यहाँ पे, ये जो कर्व हमें यहाँ पे दिख रही है, इस कर्व को ही हम कहते हैं यहाँ पर आइसोथर्म। ओके, तो ये हो गई, इस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी इक्वेशन ऑफ स्टेट रहता है वो रहता है पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट रहता है वो रहता है पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आपको जो भी इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन पता ही होगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट वो है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब n तो कांस्टेंट रहता है, r भी कांस्टेंट रहता है। ओके, n इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो जो भी मास रहेगा आपकी गैस का वो कांस्टेंट रहेगा। जो और यहाँ पे जो r है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट रहेगा। और जो t है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो भी कांस्टेंट रहता है। तो राइट हैंड साइड की सारी टर्म कांस्टेंट है, तो इनके जगह हम डायरेक्ट कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। नेक्स्ट, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी चेंज इन टेम्परेचर रहता है वो रहता है ज़ीरो। ओके, और जो भी हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। ओके, और परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम विथ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम रहता है हमारा सिस्टम का एनवायरनमेंट के साथ। ओके, मीन्स हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स जो भी टेम्परेचर रहता है हमारे सिस्टम का वो रहता है कांस्टेंट। ओके, या फिर परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम अगर कहना चाहे तो अगर हमारा सिस्टम, हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रहता है वही टेम्परेचर रहता है हमारे सिस्टम का। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट मीन्स मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ओके, एनवायरनमेंट मीन्स ओके
ओके, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट मीन्स ये बर्नर। ओके, ये जो बर्नर है यहाँ पर ये जो बर्नर है यहाँ पर, इसे हमने सराउंडिंग कहा है। ओके, तो इसका टेम्परेचर और हमारे सिस्टम सराउंडिंग का जो हमारा सिस्टम है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मीन्स दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है। ओके, तो ये बर्नर हो गया हमारा सराउंडिंग, और ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा सिस्टम, जो गैस है हमारी, ये सिस्टम। तो दोनों का टेम्परेचर रहता है सेम, तो इसीलिए कह सकते हैं कि दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। ओके, एक दूसरे के साथ। अब सेकंड पॉइंट, जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है ज़ीरो, मीन्स आपके आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। एनर्जी इज़ एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे एनर्जी, हमारा जो सिस्टम है वो एनर्जी एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट के साथ। मीन्स अगर समझ लीजिए कि पहले उसके पास इंटरनल एनर्जी थी, समझ लीजिए 10 जूल। अब क्या हुआ, 1 जूल बाहर से आई तो हो गई 11 जूल। ओके, और 11 जूल में से 1 जूल खर्च हो गई, 1 जूल खर्च हो गई, तो फिर से ये हो गई कितनी, 10 जूल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हीट एनर्जी है उसका आदान प्रदान हो रहा है। ओके, हमारे सिस्टम का एनवायरनमेंट के साथ। तो हीट एनर्जी बाहर से आ रही है। ओके, इंटरनल एनर्जी थोड़ी चेंज होगी। ओके, लेकिन फिर से जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जो भी हीट एनर्जी बाहर से आई वो बाहर निकल जाएगी वर्क डन के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा हमारे सिस्टम का, ओके, वो कांस्टेंट बना रहेगा, मतलब उसमें की जो इंटरनल एनर्जी वो भी कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हीट एक्सचेंज करेगा या एनर्जी एक्सचेंज करेगा एनवायरनमेंट के साथ। अगर वो नहीं करता तो आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो भी Q है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं वो कन्वर्ट होती है वर्क डन में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सप्रेशन के टाइम। तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ यूज्ड इन टू डू वर्क। तो जो भी एनर्जी बाहर से आती है एनवायरनमेंट से हमारे सिस्टम में, वो खर्च होती है वर्क डन में। वर्क डन का जो भी फॉर्मूला है वो P = डेल्टा V है हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस में। लास्ट पॉइंट, अभी जो आइसोथर्मल चेंज होता है ये बहुत स्लो चेंज होता है। ओके, आइसोथर्मल चेंज इज़ वेरी स्लो चेंज। ओके, एकदम से हम हीट प्रोवाइड नहीं करते। तो समझ लीजिए कि 10 जूल थी, तो हम 10 जूल इंटरनल अमाउंट ऑफ हीट पहले प्रेजेंट थी हमारे सिस्टम में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 100-150 की हीट एनर्जी, यहाँ पे बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। इससे हमारे जो भी एनर्जी है हमारे सिस्टम की वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ओके, तो अगर हमारे सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई तो दैट चेंज इज़ नॉट आइसोथर्मल चेंज। तो इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी हीट सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 जूल जैसे प्रोवाइड कर ली, तो 1 जूल आई, 11 जूल हो गई एनर्जी, फिर 1 जूल खर्च हो गई वर्क डन में, तो फिर से 10 जूल हो गई। तो एकदम से हम बहुत सारी हीट को ऐड नहीं करते हमारे सिस्टम में। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो है, धीरे धीरे हम हीट ऐड करते हैं और वो हीट कन्वर्ट होती है वर्क डन में। ओके, द सिस्टम एक्सचेंज हीट विथ एनवायरनमेंट। ओके, तो हमारा जो सिस्टम है वो हीट एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट के साथ, एंड द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट थ्रू आउट द चेंज। ओके, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो हीट एनर्जी एक्सचेंज करता है, हमारा सिस्टम हीट एनर्जी एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट के साथ, जितनी आती है उतनी बाहर वर्क डन के फॉर्म में निकल जाती है। तो और दोनों का जो भी टेम्परेचर है सिस्टम और सराउंडिंग का वो सेम होता है, और जिसके कारण सिस्टम और सराउंडिंग या फिर सिस्टम और एनवायरनमेंट दोनों भी इक्विलिब्रियम में होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।